नमस्कार, मैं हूं मयूर चौधरी। जगन्नाथ के इस खास पॉडकास्ट में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आदरणीय श्री बीएन सिंह जी। एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर और कह सकते हैं कि नोएडा के पूर्व जिलाधिकारी के रूप में इनको ज़्यादा अच्छे से लोग जानते हैं। उनसे उनके कार्यकाल के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में और कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद मयूर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो सर, मेरे पास लिस्ट तो बहुत लंबी है और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मैं फैन हो गया आपका। मुझे अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप अपने बारे में बताएं कि आप किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो पब्लिक है वो आज भी आपको एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा देखती है। जो मेरा एक आम नागरिक के तौर पर अपना व्यू है आपके बारे में वो यही है। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आते हैं और क्या आपकी कार्यकाल के दौरान किस तरह का आपका अनुभव रहा है। बड़ा प्रश्न आपने पूछा मयूर जी। मैं वैसे तो पैदा गांव में आजमगढ़ में हुआ जी और कॉन्वेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और फिर उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी की और फिर एमए फिलोसफी की। यूजीसी का स्कॉलर था। रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले सिलेक्शन हो गई। तो उसमें पहले सिविल सर्विसेज में हुआ, लेकिन 480-50वीं पोजीशन थी जी और पीसीएस में चौथी पोजीशन आई तो पीसीएस ज्वाइन कर लिया। तो अब जो है वर्तमान में मैं दिल्ली में सेटल हूँ। अच्छा जी। तो आपने कब जो है आप रिटायर हुए, कौन से साल में? मैं 2025 सितंबर में रिटायर हुआ। अच्छा। और उससे ठीक पहले मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था अच्छा प्रदेश का। अच्छा। और उससे पहले कमिश्नर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज थोड़े समय के लिए था। अच्छा। तो इस तरह का की पोस्टिंग गवर्नमेंट में चलती रहती है और फिर अब वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली आपने कब निर्णय लिया था निवास? आपका बड़ा प्रश्न इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि 1997 में जी मैं बड़ौत में एसडीएम के रूप में था। अच्छा और तब लोकसभा का चुनाव आया। अच्छा। तो अचानक आया, चूंकि बागपत के बारे में बहुत सुना करता था स्कूल लाइफ में कि भाई चुनाव कैसे ठीक तरीके से हो सकते हैं। तो एसडीएम का पद छोटा होता है चुनाव के दृष्टिकोण से, लेकिन जो आइडियाज थी वो इस तरह की अपना इम्पैक्ट डाला जाए। तो मैंने हिंदुस्तान में पहली बार पोलिंग बूथ के अंदर स्टैटिक वीडियो कैमरा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। संजय अग्रवाल जी उस समय डीएम मेरठ थे, बागपत अलग जिला हो चुका था। दीक्षित जी डीएम बागपत थे, तो वो तो एग्री नहीं किया, लेकिन आरओ के रूप में संजय अग्रवाल जी ने एग्री किया। और मेरा पेपर फिर इलेक्शन कमीशन में गया। फिर मुझे बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन ने सारी बातें पूछी कि भाई क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम स्टैटिक वीडियो कैमरा पोलिंग बूथ के अंदर माइनस की कोई अपना बैलेट कास्ट करना वो ना दिखाई दे, लेकिन कमरे में कौन लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी इस एक्टिविटी को कैप्चर कर ले। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हिंदुस्तान में पहली बार पायलट बेसिस पे वो अलाउ किया गया। लेकिन मुझसे कहा गया कि पूरे बागपत में नहीं, मतलब मेरठ के भी कुछ क्षेत्र उसमें पड़ते थे, केवल बड़ौत और बागपत 2 जगह पे इंट्रोड्यूस करी। तो करीब 120 जगह हम लोगों ने 500 जगह कैमरा लगवाए हमें, और बड़ा मेहनत लगा उसमें। और दिल्ली से कैमरामैन को बुलाना पड़ा। तब बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, कंधे पे रखा जाता था, और रात भर आधे लोग भाग गए वहां डर से, जब आप पहुंचे तो ठीक है, लेकिन मैंने बड़ी स्ट्रिक्टली उसको कराया। 120 जगह रिपोर्ट हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जब उसको देखा तो देखा कि वही शर्ट बार बार अंदर जा रही है, आ रही है, और 120 जगह रिपोर्ट हुआ। और 120 जगह रिपोर्ट में अजीत सिंह साहब फिर 42,000 वोट से हार गए और सोमपाल जी जो है जीत गए। तो वाजपेयी साहब ने मिनिस्टर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन बनाया। तो सोमपाल जी ने हमसे कहा कि क्या आप दिल्ली आना चाहेंगे एज एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर। तो अब मैं यंग था, लेकिन मैं सोचता था कि बच्चों की पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और पत्नी मेरी दिल्ली की थी। तो मैंने कहा कि मैं एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर का पद लूंगा। तो मैं बिकेम एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। 4 साल की नौकरी के बाद केंद्रीय मंत्री का ओएसडी बनना तो कम लोग उस स्टेज पर भी इतनी जल्दी बनते हैं, लेकिन उसने बड़ा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया। और उसके बाद जब 13 महीने की गवर्नमेंट खत्म हुई तो फिर जो है मैं राजा जी का मिनिस्टर सरफेस ट्रांसपोर्ट थे, ऑनरेबल मिनिस्टर सरफेस ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनका ओएसडी।
तो वो भी फिर जब वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो मैं जो है दिल्ली रह गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने डीडीए ज्वाइन किया, तो डीडीए में 5 साल काम किया। एनडीएम से फिर एमसीडी में चला गया 6.5 साल, 1 साल बीच में कहीं इधर आया हूँ उत्तर प्रदेश में। मुझे लग रहा है कि ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में आया था 1 साल के लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद एमसीडी में 6.5 साल, और फिर थोड़े अच्छा। ब्रेक के बाद एनडीएमसी में 1 साल। तो दिल्ली के सिविक बॉडीज में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। तो इसलिए दिल्ली जो है बेसिकली बच्चों के एजुकेशन के लिए हम्म। हमने कहा कि देखिए बेसिकली अगर आपसे बात करें, जो आदमी लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो एक थॉट प्रोसेस ये रहता है कि किस तरह से मतलब एक उसका एक सेंस ऑफ पावर आइडेंटिफाई करता है और पावर को एक्सरसाइज करना चाहता है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि हमेशा जो डाइवर्सिटी और चैलेंजेस को देखा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंस अच्छा होता है भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन का, और एक्सपीरियंस एक्सपोजर अच्छा होता है, प्रोफेशनलिज्म अच्छा होता है। तो फ्रॉम प्रोफेशनल साइड ऑल्सो मैं एक्सपोजर देना चाहता था, और पर्सनल साइड ऑल्सो दिल्ली में रह के और बच्चों की शिक्षा के लिए रहना चाहता था। तो 2 पर्पस था। प्रोफेशनलिज्म ने जो एक्सपोजर दिया दिल्ली में वो बड़ा व्यापक दिया, और वो पूरे कैरियर में फिर वो वे ऑफ लाइफ बन गया। तो नोएडा में आपने ग्रेटर नोएडा का भी जिक्र किया है, वहाँ किस पद पर थे आप? मैं एक साल के लिए। जी मैं ओएसडी था। अच्छा। और दिस वाज इन 2005-6। अच्छा। जी। और फिर आप जो यहाँ के डीएम बने वो मेरे ख्याल 2020 2017 से 2020 तक बने। अच्छा। और एक चीज और है कि मैं अपने पूरे कैरियर में एसडीएम था, फिर ब्लॉक में, उसके बाद कभी रेवेन्यू में रहा नहीं। अच्छा। मैं हमेशा भारत सरकार और डेपुटेशन पे ही रहा, और एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर रहा हूँ 1 साल के लिए, 2020 में, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन है कि यस। और लेकिन कभी रेवेन्यू में रहा नहीं। तो रेवेन्यू में सीधे एसडीएम के बाद डीएम बना। नॉर्मली लोग एडीएम बनते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट बनते हैं, सीडीओ बनते हैं, तो मेरा एक्सपोजर कम रहा उसमें। आप जानते हैं नोएडा में आप बहुत फेमस है। देखिए, प्राइमरली इसको ये एक्नॉलेज करिए कि जो कार्य पद्धति रही उसको यहाँ के लोगों ने, नोएडा को ये मान के चलिए कि नोएडा उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का ही एक बहुत ही मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट सिटी है। डाइवर्सिटीज है, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सेवरल इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप्स हैं उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मॉडर्न रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और बाकी इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स के आपस की क्लैशेस, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और जो कार्य पद्धति रही उसको उस डाइवर्सिटी और लोकल पीपल ने एक्सेप्ट किया, और मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ। और टफ एक्शंस बहुत सी हुई, लेकिन मैं एक्नॉलेज करता हूँ जो वो रिस्पेक्ट देते हैं और जिस तरह का आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताऊं बीच में जी। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कुश्ती लड़ते थे जी। तो 19वीं शताब्दी में 1890 वगैरह के लगभग छोटे थे, तो ब्रिटिश टाइम के जो कलेक्टर हुआ करते थे आजमगढ़ के, उनको पता चला कि साहब वहां पे वो सज्जन जो है बड़ा अच्छा कुश्ती लड़ते हैं। तो 50 किलोमीटर दूर आए, वाहन से आए होंगे, फिर हाथी से आए और कुश्ती देखने के लिए। और उसके बाद उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, घर पे खाना भी खाया। तो आज 150-125 साल बाद भी हमारे घर में जो लोग जानते हैं उसको जानते हैं कि कलेक्टर का पद कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सी जगह एक्सपोजर रहा मेरा, लेकिन वो कलेक्टर साहब का रूल अभी तक याद। तो मैं आपको कह रहा हूँ ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है इसमें कलेक्टर का पद बड़ा संवेदनशील और बड़ा अच्छा होता है। और क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है उस जिले में, सभी विभागों का स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे बड़ा कोई पद कोऑर्डिनेशन के लिए और नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस संवेदनशील पद पे लोगों का विश्वास बहुत होता है। और जो विश्वास होता है, तो मैंने कहा कि 125 साल पुरानी बातें भी मेरे दिमाग में अभी तक है, जबकि ये केवल जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हुई वर्बली। तो जो इतना महत्वपूर्ण पद है उसकी संवेदनशीलता बड़ी है। पद के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो घटना आपने बताई है उसका भी रोल था आपको बनाने में, जो आज आप हैं। निश्चित रूप से हर चीज कंट्रीब्यूट करती है, ये भी ऑन द बैक ऑफ द माइंड कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पद की संवेदनशीलता में तो उसका रोल निश्चित था। क्योंकि मेरा अभी भी मानना है
कि हिंदुस्तान में 3 लोग मुख्यतः याद किए जाते हैं गवर्नेंस में, डीएम, सीएम और पीएम। ठीक। यस। और तीनों के अपने जो है जब पावर्स होते हैं तो उसका एजुकेशन जनता देखती रहती है। तो जब मुझे ये पद मिला तो मुझे लगा कि इसकी संवेदनशीलता इतनी अधिक है कि इस पद के प्रति अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, थॉट प्रोसेस में, एक्शन में इससे न्याय करने की कोशिश की है अपनी समझ में। तो इसलिए जो है, और मैंने देखा कि यहाँ की जनता जो है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज 6 वर्ष बाद भी, 7 वर्ष बाद भी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सर मैंने एक चीज तो नोटिस की है कि कुछ तो अलग आप में रहा है, क्योंकि जो आपका रिलेशन मैंने नागरिकों के साथ देखा है, जो आप के हम फोटोग्राफ देखते हैं, उनके साथ आपका जो स्नेह देखा है, तो कुछ तो आपको अलग करती है। बाकी मैं अधिकारियों से भी मेरा मिलना होता है, लेकिन मैं कुछ जो एक बहुत मेजर डिफरेंस देखता हूँ कि किसी फोटोग्राफ में आप बिल्कुल गले से लगा के एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं और आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आप कितने गदगद हैं खुद। तो सोचिए कि एक आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी घटना है उसके जीवन की। ये उसके जीवन की बहुत बड़ी घटना है सर। तो इसको मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक अधिकारी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं इसमें थोड़ा सा जिंदगी देखने का तरीका दार्शनिक भी है, आइडियल भी है, प्रैक्टिकल भी है। अब जिस पद को उस समय देख रहा था, एक तो मैं फिलोसॉफिकली अद्वैतिक, मैं बिलीव करता हूं केवल ब्रह्म एक रियलिटी में, कि सभी उस रियलिटी से आए हैं और सभी उस रियलिटी में जाएंगे। जैसे आप समुद्र के किनारे अगर खड़े हैं तो आप देखिए बहुत सी लहरें हैं, लेकिन सबका महत्व नहीं, सभी उस समंदर में आते हैं, लहरें प्रोड्यूस होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह से जिसने इस यूनिवर्स को सेट ऑफ स्टार्स, सैटेलाइट्स, बाकी सबको बनाया है, कोई ग्रेट डिजाइनर होगा। कौन है, कैसे है, ये मैं नहीं कह सकता। तो जैसे जैसे सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बदलता है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बदलता है, लैंग्वेज बदलती है, उसको अलग नाम, अलग रूप एक्सेट्रा देते रहते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम केवल एक रियलिटी को पर्सनली मानते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम आफ्टर लाइफ को नहीं मानते। अच्छा, यू गेट ओनली वन लाइफ, इसलिए पूरी लाइफ को एंजॉय करिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब जब आइडियली आप किसी चीज को देख रहे हैं तो फिर डिस्टिंक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइडियली अगर सबको बराबर देख रहे हैं, फिर इस शर्ट और उस शर्ट में अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। सेकेंड व्यू पॉइंट है प्रैक्टिकल। जब उस पद पे है तो यहां पे आपको देखना है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है। किसान है, शहरी लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी जिले में टारगेट ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आप उनके बारे में अच्छा निर्णय गवर्नमेंट का इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट की बाहर से इंस्ट्रक्शन देते हैं और सोचते हैं कि स्टेट की जो पावर है उसके आधार पे उसका कंप्लायंस हो जाएगा और लोग बाध्य हो जाएंगे उसके कंप्लायंस के लिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जिसमें मैं बिलीव करता हूं कि इट हैज टू बी मोर साइंटिफिक। आपको उनका हिस्सा बनना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनकी कलेक्टिव थॉट प्रोसेस, उनकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा और उसके बाद इन्फ्लुएंस करके स्टेट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने का प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का हूं और इसके कारण से इस जिले में, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में 39 गांव का मुआवजा हमने बढ़ाया था, वो भी बहुत रेयरली होता है। तो चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का इशू हो या बाकी जितने भी बड़े बड़े इशूज इस जिले के रहे उस समय, बाद में चर्चा में आएगा, तो हम पार्टिसिपेटिव सिस्टम में बिलीव करते हैं। जिस ग्रुप से आपको पार्टिसिपेट करना है, जिसके बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है या अपनी चीज को इम्प्लीमेंट कराना है, आप पहले उसको समझिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके थॉट प्रोसेस में वेरिएशन होता है, उसी तरह से कलेक्टिव कॉन्शियस में वेरिएशन होता है।
आज एक ग्रुप एक बात कहेगा, दूसरा ग्रुप दूसरी बात कहेगा, उनके इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, क्लैश होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को आप तभी समझ सकते हैं जब आप केवल एक, ये नहीं कि ये रूल है इसको फॉलो करो, नहीं तो देख लेंगे। हाँ आप उसको पार्टिसिपेट करिए एंड बी ए इन्फ्लुएंसर एज वेल। तो जब आप इन्फ्लुएंस करेंगे तभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करा पाएंगे जी। तो इसलिए जो है वो जो आप बता रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी आपने इसको रिकॉल किया है, लेकिन इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात हमें समझाई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और देखता हूं कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने थोड़ा सा बताया, लेकिन हमें अगर थोड़ा और डिटेल बताएं, अपने परिवार के बारे में अगर बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे मन में जो चीज है वो ये है कि आप प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे हैं, तो वहां भी आपके अंदर का एक सुहृद आम नागरिक दिख रहा है, हमें कोई अधिकारी नहीं दिख रहा। और एक किसान से मिल रहे हैं, वहां भी हमें एक उन किसानों के बीच का ही एक व्यक्ति नजर आ रहा है, एक अधिकारी और एक वो चीज हमें नहीं, हमें लग रहा है कि वहां भी आपने वो चीज आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि आप जो होते हैं वो होते ही हैं, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो मुझे एक चीज तो नजर आ रहा है कि कुछ तो है आपके अंदर, कुछ तो उस दौरान जो आपको दूसरे अधिकारियों से हमने चीजें नोटिस की हैं कि अलग करती हैं। तो इसमें आपकी पृष्ठभूमि का भी थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कहाँ से एग्जैक्ट आते हैं, क्या परिवार में आपके। मैंने आपको वार्ता के प्रारंभ में ही बताया जी, कि मैं आजमगढ़ से आता हूँ। पिता ये मेरे किसान भी थे लेकिन शिक्षक थे। वो डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एसोसिएशन के आजमगढ़ के अध्यक्ष भी थे, 15-17 साल रहे होंगे। मदर टीचर थी और उस परिवेश में 2 सिस्टर हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं और एम्प्लॉयड हैं। और वाइफ मेरी जो है लेडी शिवराम से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। और बच्चों में मेरी बेटी जो है वो बीटीयू की पोजीशन होल्डर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में 4 साल काम किया और अभी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ से फुल टाइम एमबीए किया, टेपर फ्लोटे स्कॉलरशिप। और बेटा मेरा अशोका से पढ़ा है, दोनों डीपीएस आर्थिकों से शुरू से पढ़े हैं, फिर अशोका से पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा हुआ है पिछले 3 वर्षों से। बेटे ईशान प्रताप सिंह जी, अशोका यूनिवर्सिटी से बीएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की है जी, और अभी 3 वर्षों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए हैं जी। इस वर्ष उनको डावोस में बुलाया गया था और 2 वर्ष से भी पहले भी गए थे, लेकिन इस बार वाइट बैच था और दुनिया के 40 लोग में थे और इनको ग्लोबल शेपर्स कहते हैं। और उन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट सेटअप किया है जिसका नाम कॉर्पोरेशन 17 है। अच्छा, तो जैसे ही मैं 30 सितंबर को रिटायर हुआ तो 2 अक्टूबर को हमने उसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं एज अ प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी उसमें काम करता हूँ। तो ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। जी। तो क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ अभी बाकी रह गई है आपकी, जो लोगों की समाज की सेवा जो आप कर रहे थे सर्विस के दौरान, तो अभी आपने उसको वैसे का वैसे ही आगे कंटिन्यू कर लिया, उसमें बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रेस्ट के आप ऐसे के ऐसे आगे उतर गए उसमें फिर से। देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। फिर अगेन मैं फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूँ। चूंकि मैं मानता हूँ कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए कलेक्टिव थॉट जो इंडिया का प्रीडोमिनेंट है कि 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाए और अपना सब कुछ छोड़ करके आप जो है वो केवल कमेंट्री करें या कमेंट्री बोलें और देखें, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। जब तक माइंड और बॉडी एक्टिव है आपको एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो अब एक बार ध्यान दें कि जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो एक स्टेट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था, उस सिस्टम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। अब सिस्टम में पार्टिसिपेट में 3 तरह के ब्रॉडली लोग होते हैं। एक सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं, एक सिस्टम में उससे अच्छा एमेलगमेशन होता है और एक सिस्टम में क्रिएटिविटी भी रहती है। तो मैंने अपने पूरे कैरियर में सोचा कि सिस्टम में सीखा जाए और क्रिएटिविटी बनाई जाए। अब प्रश्न उठता है कि सडनली अगर एक दिन जो होना था 60 साल हो गया, तो मैं अपने इस पूरे माइंड बॉडी और थॉट प्रोसेस को सडनली स्टॉप करके और एक दूसरे कमरे में बैठ के और एक कहूँ कि मैं जो समाप्त हो गया, वो उचित नहीं मानता। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है
कि जब तक बॉडी और माइंड एक्टिव है तो क्या करूं, उस क्रिएटिविटी को हमने रिकास्ट करने की कोशिश की है। तो एक फॉर्मल गिवन स्टेट क्राफ्ट का जो पूरा इकोसिस्टम था उसकी जगह अब पूरी सोसाइटी के इकोसिस्टम में मैंने अपने को रिकास्ट करने की कोशिश की है। इसको आप कहिए कि लेजर फेयर सोसाइटी में अपने रोल को या अपनी क्रिएटिविटी को फिर से रिकास्ट करने की कोशिश की है, मैं इस तरह से इसको कहूँगा। आप पूरा अपने आप को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आप पूरा सपोर्ट सिस्टम बनने की तरफ मैं देख रहा हूँ। आप जिस तरह से नागरिकों के मुद्दे हैं, उनकी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनको किस तरह से आप कवर कर रहे हैं, या RWAs और ये जितने भी आम नागरिकों को झंझट जिसको हम कहते हैं कि उनसे निजात दिलाने की एक तरह से कोशिश आपकी दिख रही है। तो इसके पीछे का क्या प्लानिंग थी और क्या मतलब मेजर क्या वो रहा है? मैंने आपको बताया कि करने को तो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अधिकारी रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई संगीत सीख रहे हैं, कोई अपना कुछ और कर रहे हैं, कोई अपना खेल कूद में जा रहे हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हमने देखा है कि भैया उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना, लेकिन आप तो पूरा और जिम्मेदारी ले ली आपने एक तरह से कि जैसे आपका प्रश्न फिर से लिखना है, इट डिपेंड्स कि आप जिंदगी को देखते कैसे हैं। मैंने कहा कि देखने का स्तर जो मैंने बताया कि वन शुड रिमेन सेल्फ सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे। जब माइंड बॉडी इनएक्टिव हो जाए तो जब आपको लगे कि आपने जिंदगी केवल एक ही बार मिली तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया। अब जब यूटिलाइजेशन का प्रश्न आएगा, जब भी आए भविष्य में, तो ये रहेगा कि हमने ऐसा प्रयास किया। अब दो तरह की जिंदगी होती है, एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, एक पब्लिक लाइफ होती है। तो चूंकि पब्लिक लाइफ में रह चुका हूं इसलिए दोनों डिस्टिंक्शन हमेशा चलता रहेगा। अब मैं पब्लिक लाइफ को डाइवर्स करके 100% पर्सनल लाइफ नहीं जी सकता। पर्सनल लाइफ कंटिन्यू होगी, उसके अलग चैलेंजेस हैं, वो फ्रंट है, इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन पब्लिक को भी जो हमने अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स डेवलप किए। मैं जब पहली बार SDM बना तो जसवाल में 260 एकड़ का पट्टा पकड़ लिया। उस समय का सबसे बड़ा केस था, फर्जी पट्टे थे, 22 लोग सस्पेंड हुए। और वो जो है शुभाबाद SDM था, उस समय वो मुलायम सिंह साहब की सिटिंग सीट थी, और मुलायम सिंह साहब जो है उसमें अपने भांजे को दिए उस बार 1996 में। और मैंने बहुत कड़ाई कर दी, और कड़ाई करने में 4500 वोट से उनके भांजे साहब हार गए। उससे पहले नहीं हारे, उसके बाद में नहीं हारे। तो मैंने कहा, DDA में था तो मैंने जो है 6000 करोड़ का स्कैम पकड़ा ग्रुप हाउसिंग का। तो इस तरह की चीजें लाइफ में चलती रहती। लेकिन एक बात बताऊं, पॉलिटिशियंस चाहे मुलायम सिंह साहब रहे हों, चाहे अजीत सिंह साहब रहे हों, और चाहे जब ये था तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रहे हों, शर्मा साहब थे, राजस्थान के थे, तो सभी ने उसको अप्रिशिएट किया। और जैसे जब मैं फिरोजाबाद से ट्रांसफर हुआ, जसवाना का 260 एकड़ का पट्टा पकड़ा गया, तो मुलायम सिंह साहब ने मुझे मेरठ में ट्रांसफर कर दिया, जो उस समय वेस्ट में दिल्ली के पास मैं चाहता था कि परिवार के साथ रहूं, तो मेरठ ट्रांसफर हो गया। अजीत सिंह साहब का ये बताओ कि जब वो हार गए तो मुझसे उनकी कभी कभी बात होती थी। तो फिर जब मैं दिल्ली में था तो मिनिस्टर साहबान के साथ उपस्थित था, और DDA में था तो DDA में हम खिलगांव में रहते थे। तो एक फ्लैट में ओवर स्टे करते, तो करीब 2.25 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ गई। आज से 25 साल पहले की बात है। फिर अजीत सिंह साहब फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए, तो उनके सामने नीचे से फाइल गई कि चूंकि ये गवर्नमेंट सर्विस में ही थे और इसलिए जो है इनका राइट ऑफ कर दिया जाए। मैं DDA में था तो ओवर स्टे को राइट ऑफ कर दिया जाए। तो अजीत सिंह साहब ने कहा, अच्छा BNC का मैटर है, लेकिन उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो मैं इस तरह से कहूँ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुझे 5 साल के टेन्योर में 4.5 साल बाद रिपेट्रिएट कर दिया गया। मधुकर गुप्ता साहब उस समय DDA के VC थे, जो बाद में होम सेक्रेटरी बने। तो रिपेट्रिएट कर दिया गया। तो मैंने कहा कि साहब अब तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो RK आनंद साहब मिल गए, वो उस समय कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, और उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा केस था, कोई लेके गया कि भाई मिस्टर सिंह, योर केस इज वेरी करेक्ट एंड आई विल कंटेस्ट एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। और फिर उन्होंने मेरी तरफ से केस फाइल किया। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तब जब थे, उनको कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस जेंटलमैन को 6000 करोड़ का ये केस पकड़ा, आप इसे रिपेट्रिएट कर दिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बुलाया,
उन्होंने कहा मिस्टर सिंह, यू आर ए यंग ऑफिसर, व्हाई यू हैव रिटन ऑल दिस? तो मैंने कहा कि साहब, आई हैव रिटन द कंटेंट करेक्ट, प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपको कुछ लग गया हो, तो फिर इसको वापस ले लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि साहब, इसके रिप्रेजेंटेशन पार्ट को वापस ले सकते हैं, कंटेंट पार्ट नहीं लेंगे। तो कहे ठीक है जेंटलमैन, गो बैक, अब मैं विड्रॉ करूंगा रिपेटेशन। ना तुम कैसे पर्सनालिटी से कहा। तो मैं वापस गया और मैंने जो है लिखा कि माय प्रेजेंटेशन माइट हैव बीन रॉन्ग बट द कंटेंट वाज करेक्ट। तो उनके यहाँ से फिर आदेश आया कि मेरा रिपेट्रिएशन 6 महीने पहले हो गया था, वापस किया गया। और उसके बाद मेरे लिए डीडीए में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग। जब तक मैं था केवल 6 महीने के लिए बना और उस कार्य को कंप्लीट किया, फिर वापस आया। तो मैंने कहा कि राजनीति में ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जैसे ऑनरेबल सीएम को देखिए, यूपी के, जब यहाँ कलेक्टरशिप छोड़ा तो किसी ने जो कलेक्टरशिप छोड़ा तो चिट्ठी मैंने केवल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखी थी और कुछ ऑफिसर्स को लिखी थी। उन्हीं में से किसी ने लखनऊ में किसी नवभारत टाइम्स के उनको दे दिया और वो शोर मच गया कि बीएन सिंह ने सोशल मीडिया में डाल दिया। ये गलत था। शाम को मेरी चार्जशीट हो गई। चार्जशीट होने के बाद मैं तुरंत जवाब दिया और मैं 1 साल में बिना जांच के ही ऑनरेबल सीएम ने जब देखा वास्तविकता तो खत्म कर दी। और लेकिन मैं 2 साल की छुट्टी पे रहा और घर पे रहा। लेकिन ये है कि मैंने देखा कि पॉलिटिशियंस जो हैं, ब्यूरोक्रेट की अपेक्षा उनकी सोच व्यापक होती है और सोच व्यापक होती है, उसमें ह्यूमन एंगल होता है और वो पूरे नजरिए के साथ चीजों को देखते हैं। मैं अच्छे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, टोटलिटी में देखते हैं। तो ये जान के मैं आपसे कह रहा हूँ कि सामान्यतः अच्छे पॉलिटिशियंस चीजों को पर्सपेक्टिव में देख के और उनके अंदर ह्यूमन एंगल होता है। तो ये पार्ट में आता है। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि नोएडा से भी आपका ताल्लुक रहा है, तो नोएडा के कार्यकाल में कोई ऐसी चीज जो आपके लिए यादगार रही हो, कोई ऐसी उपलब्धि या कोई ऐसा निर्णय जो आपने बदल दिया और उसके लिए अब आप अपने आप से जब बात करते हैं तो सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा कार्य किया? धन्यवाद। कई कार्य थे। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन था और मैंने कभी लैंड एक्वायर नहीं कराया था, लेकिन उसमें जो है जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि इस कार्य को कंप्लीट करना चाहिए। 1334 हेक्टेयर जमीन और स्पेशली भट्टा पार्सल के बगल में, जिसके आधार पर कानून बना था 2013 का, वहां गया, लोगों से कम्युनिकेट किया। 6 गांव लेने थे, 4 गांव थे जहां ग्राम पंचायतें थी, 4 गुना मिलना था। बीच में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया और यमुना अथॉरिटी ने कुछ चूंकि जमीन लेनी थी उसे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि साहब ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 3 में इंडस्ट्रियल होंगे, शहरी हो जाएंगे। तो शहरी हो गए तो 3600 का 1800 हो गया। 900 सर्कल रेट था, 3600 का 1800 हो गया। तो गांव के लोग बहुत नाराज हुए, देने से मना कर दिए। ऑनरेबल सीएम आए 3 अगस्त 2018 को, तो उन्होंने कहा कि हम जब उनसे सजेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये हम बढ़ाते हैं और जाके आप जरा बात करिए। तो गांव में लोगों से हमें लग रहा है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में चर्चा हुई और वहां के बाद मैं गांव गया, लोगों से बातचीत की। मैंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जेवर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा यदि आप लोग एग्री नहीं करेंगे। और वास्तविकता है कि आज के दिन में 600-700 मिल रहा है, लॉ आपका 4 गुना कहता है। तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसको करिए। मुझे अच्छा लगा कि जेवर के लोग तत्काल तैयार हो गए। इस प्रोसेस में 1334 हेक्टेयर जमीन ली गई। मैं ये बताऊं कि ये हिंदुस्तान का फास्टेस्ट मेगा प्रोजेक्ट में है। फास्टेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि इसमें धारा 4 से लेके और धारा 31 तक और कब्जा लेने तक सारी बातें देखी जाती है। और बहुत सी चीजों में लोग शॉर्ट पीरियड कह के जल्दी करते हैं, लेकिन धारा 4 के बाद एसआईए होती है, अलग तरह के डिस्प्यूट होते हैं, रिजॉल्व करना पड़ता है। धारा 11 है, 15 है, इस तरह की चीजें प्रोसेस चलता है। फिर 23 है, 31 है, प्रोसेस चलता रहता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में फास्टेस्ट रहा, 2 साल में कंप्लीट हुआ और एक चीज और 3400 करोड़ रुपए बटे। लेकिन 3400 करोड़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10% हो सकती है, यहाँ पे केवल 0.96% रही। केवल 3 करोड़ रुपए पूरा खर्चा हमारे समय में फर्स्ट फेज का हुआ। तो अब वो भी जनता के पार्टिसिपेशन से। सो आई एम थैंकफुल टू द पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन उस समय के लोग और जो सरकार में उस समय के लोग थे। एक दूसरा, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 15 साल से बंद था। वहां पे जो है उसके कारण से पूरा ईस्टर्न एक्सप्रेस में जो है रुक गया था और तो उसमें मामला मुआवजे का था। तो हमने किसानों को बुलाया, 39 गाँव के किसान थे। तो हमने कहा भाई इसको आगे बढ़ा जाए। एक दिन सुबह 5 बजे गडकरी साहब का फोन आया, डीएम साहब इसको जल्दी सॉल्व करिए। तो मैंने कहा कुछ मुआवजा बढ़ा दें।
क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कि देखिए साहब, वैसे तो कलेक्टर मुआवजा बढ़ाते नहीं है, डर लगता है, लेकिन मैं मुआवजा किस आधार पर बढ़ाऊंगा कि जब आप संतुष्ट थे, यदि आप एसबीआई के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखे होते तो जितना इंटरेस्ट आपका था मिलता, उसी के आधार पर मैं कलेक्टर बढ़ा दूंगा। वाह, उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग आइडिया, गो एंड टॉक टू देम, फोन पे ही बात हुई। फिर मैंने सबको बुलाया, सारे किसानों ने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोग क्यों तैयार होते हैं, वो तैयार हो गए। और पूरा जो है मैटर जो है मैंने आदेश किया, उस आदेश को एनएचआई ने एक्सेप्ट किया, मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया। एक यहाँ पे सीए का दंगा हो रहा था, बगल दिल्ली में 52 लोग मर गए। यहाँ पे जो हमने जिस तरह से सिस्टम था, लोगों से बातचीत, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों से, यहाँ पे एक भी जगह कोई रॉयट नहीं हुआ, जबकि बुलंदशहर, गाजियाबाद, सभी जगह आसपास की जगहों पे हुआ। और यहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि साहब इंटरनेट शटडाउन कर दीजिए। मैंने कहा नहीं साहब, उसका ग्लोबल मैसेज आएगा, मैं कलेक्टर हूं, लेट मी डिसाइड। इंटरनेट भी शटडाउन नहीं हुआ उस समय, ये हुआ। आप यहाँ पे बिल्डर बायर के इश्यूज बहुत आते हैं। अरे सर, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सबलीज जो लॉ में है उसको यहाँ पे पहली बार इंप्लीमेंट किया। तो लीज के साथ एग्रीमेंट टू सबलीज इंप्लीमेंट किया। मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, एग्रीमेंट टू सबलीज, विच इज लीगल, स्टैम्प एक्ट में बिल्कुल लीगल है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में लीगल है, कोई इशू नहीं है। तो वो इंप्लीमेंट किया, उससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि लोग अपने घर में चले जाते थे, कब्जा मिल जाता था, लेकिन कोई ऑफिशियल रजिस्ट्री सच नहीं होती थी। नहीं, तो एग्रीमेंट टू सबलीज की रजिस्ट्री होती है, तो वो भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद बिल्डर्स बहुत परेशान करते थे। हिंदुस्तान में पहली बार बिल्डर्स पे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाई और 3 बिल्डर्स पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाई। अगला, यहाँ पे जो है बहुत तरीके की बदमाशी कभी कभी होती थी, तो पूरा जिला जो है इसका मैसेज नेशनल इंटरनेशनल अच्छा जाना चाहिए। ऐसे में पहली बार हमने सारे गैंग के लोग, 3 गैंग्स थे ब्रॉडली, 900 से ऊपर लोगों को गैंगस्टर एक्ट लगाया। और एक केस में तो गैंगस्टर एक्ट में ये रूल है कि पहले से जो डिटेल्स देखे जाते हैं पास्ट, पहले की कोई एफआईआर नहीं थी, पहली एफआईआर में गैंगस्टर पर हाईकोर्ट ने मिला है। मैंने हाईकोर्ट में जाकर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाया तो हाईकोर्ट ने एग्री किया। तो मुझे वहां पर डिबेट भी करना पड़ा, तो मैं गया, अपनी बात रखी है। इस पोस्ट के लिए, जैसे वुमेन सेफ्टी के लिए, यहाँ पे हमने जो है एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया। उस ऑनलाइन सिस्टम में महिलाएं जो है कहीं भी ऑनलाइन अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देती थी तो वो तुरंत जो है कॉन्वेंस हो जाता था, यदि जनरल कमेटी उसका जो है कॉन्वेंस बना ले। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जिला ऐसा है कि यहाँ डेवलपमेंट तो फास्टर हो रहा है। इसकी ज्योग्राफिकल एरिया दिल्ली के बराबर है, करीब 1340 स्क्वायर किलोमीटर है या 1430 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लेकिन यहाँ पे जो आप बचपन में पढ़े होंगे, शुरू से पढ़ते आए होंगे कि 1/3 जो है ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे 1.6 तो 33% होना चाहिए, 30% होना चाहिए। यहाँ पे केवल 1.58% ग्रीन है। अब इस कॉन्सेप्ट में वेरियस स्कीम्स हैं, कुछ अथॉरिटी की स्कीम है, लेकिन अथॉरिटी की स्कीम फसाड क्रिएट करती है, सब्सटेंटिव इशू डील नहीं करती। सरकारी स्कीमों में मैंने देखा कि उसी जगह प्लांट हर बार लग जाते हैं कभी कभी। और तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो गांव सभा की जमीन थी, वहां पे जो कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग है उसके आधार पे, सीएसआर के आधार पे उनका जो होता है कि लॉ है कि 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट कैन बी इन्वेस्टेड इन सीएसआर। अच्छा, इसलिए यहाँ के जितने भी लोग थे जो सीएसआर इन्वेस्ट कर सकते थे, उनमें से कुछ को मैंने कहा कि आप जो है मियावाकी टाइप फॉरेस्ट लगाइए। अच्छा, तो जैसे सोरखा में लगा 16 एकड़, जेवर के पास हल्दीराम ने लगाया 92 एकड़, सैमसंग ने 76 एकड़, तो कुल 250 एकड़ जमीन को डेंस फॉरेस्ट कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट की जो जमीन थी उसी पे हमने 4000 स्क्वायर मीटर पे लगा दिया। सो दैट देयर इज डेमोंस्ट्रेशन। तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि भाई कलेक्ट्रेट की जमीन पे क्यों, वहां तो बिल्डिंग बन सकती थी। मैंने इसलिए लगवाया कि जो लोग कलेक्ट्रेट विजिट करेंगे हमेशा कहेंगे कि ग्रीन है, इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और चूंकि कलेक्टर को थोड़ी सी पावर इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से मुझे लगा कि बहुत सी और चीजें हुई हैं जनपद में जो उस समय हुई है, तो ओवरऑल जो है ये ठीक रहा। और जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज एक इंस्टीट्यूशन था, उसने वन ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड में नोएडा ग्रेटर नोएडा को उस समय पिकअप किया था स्टडी सेंटर्स के सिटीज के रूप में। अच्छा जी जी, तो ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, आप देख लें इंटरनेट और बाकी सब जगहों पे, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जी जी।
बहुत लंबा हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन कभी कोई ऐसी चुनौती आपके सामने आई जब आप थोड़े विचलित हुए हों, कोई निर्णय ऐसा? देखिए, ये जिला जो है इस बात को मानिएगा कि नया जिला है, 50 साल पुराना होगा। और ऐसे में एनसीआर का हिस्सा है, देश के अलग अलग भाग के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, और यहाँ पे आके जब रहते हैं तो एक चीज अच्छी की कि पुराने गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी प्लानिंग अच्छी की थी। नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की आपको सड़कें हैं, बाकी सारे सिस्टम है। अब उस पूरे सिस्टम में यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट वेल डिफाइंड है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जिले का अपना कोई कल्चर नहीं उस तरह से डेवलप होगा। सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं काम में, और कलेक्टिव वर्क उनका या पर्सनल वर्क है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो पाता। वो एक चैलेंज है। अब उसमें कई चैलेंजेस थे जो कि आज भी मैं कहता हूँ। एक तो किसी भी जिले में, स्पेशली जो नगरीय क्षेत्र है, वहां पे अथॉरिटीज और म्युनिसिपल बॉडीज दोनों अलग होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं दिल्ली में रहा, वहां एमसीडी है, एनडीएमसी है। अथॉरिटीज का काम लैंड को लेना है, मास्टर प्लान बनाना है, जोनल प्लान, लेआउट, बिल्डिंग प्लान, अप्रूवल्स कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बिल्डिंग की एक्टिविटीज नगर पालिकाओं में भी जाती है, बाद में ट्रांसफर हो जाता है जब लैंड ट्रांसफर होता है। लेकिन उनका काम ये है, वो एक तरह से बिजनेस आर्म है जनता के, सरकार। लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है, उन पब्लिक सर्विसेज के लिए म्युनिसिपल बॉडी का होना जरूरी है। ये मेरा मानना है। जब मैं कलेक्टर था तब भी गवर्नमेंट को लिखा था, आज भी कन्विंस्ड हूं, लिखा है। एक प्रश्न आया कि साहब वो नॉन इलेक्टेड होना चाहिए, तो एनडीएमसी नॉन इलेक्टेड है, लेकिन होना चाहिए म्युनिसिपल बॉडी। और म्युनिसिपल बॉडी में ये बेसिक सर्विसेज जो है, फॉर इंस्टेंस आई गिव एग्जांपल, वेटनरी का काम है। अब सिविल इंजीनियर वेटनरी को क्या समझेगा? एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो इस तरह के जो अच्छा बिजनेस मॉडल इसका जो है टैक्सेशन का, तो जैसे अथॉरिटी लेती है लीज सब लीज के पैसे, तो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी शायद ही कोई जगह हो जहाँ म्युनिसिपल बॉडी नहीं है। जैसे डीडी और एमसीडी 1950 के दशक में दोनों सेटअप हुए थे, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो लोग स्टेट क्राफ्ट, उसके स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और कैसे गवर्नेंस किया जाए उसको जानते हैं, उनमें निश्चित रूप से ये आवश्यकता होगी कि इस फंक्शनैलिटी को भी यूज किया जाए। I'll give you example. अब आपका पैर चलता है और हाथ आप खाते हैं या किसी को उठाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि केवल पैर ही रहेगा, हाथ नहीं रहेगा, तो केवल चलेंगे और खाएंगे कैसे? तो पैर से तो खा नहीं पाएंगे। हर चीज की अथॉरिटी का काम अपना स्टेट क्राफ्ट में अलग होता है और म्युनिसिपल बॉडी का काम अलग होता है। तो जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तभी फंक्शन होगा, तभी इश्यूज आएंगे, तभी उनका रेजोल्यूशन होगा। अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, बड़े इश्यूज में सॉरी और भी इश्यूज हैं, जैसे यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए घर नहीं होते, राइट? अब आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उनके लिए, जैसे दिल्ली में है ईडब्ल्यूएस के घर बनते हैं शुरू से, मैं डीडी में रहा तो मैं जानता हूँ कैसे बनते हैं, और उनको जो है रिजनेबल रेट पे ऑफर किया जाता है। तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में बड़ी कोई स्कीम नहीं है जिसमें कि अलग से अथॉरिटी सर्विस क्लास के लिए भी बनाए। अब मुझे बताइए, क्या लोग मेरठ से और बुलंदशहर से और गाजियाबाद से आएंगे जिनकी सैलरी भी कम है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट भी दूसरे डिफिकल्ट है, और वो ट्रैवल करके और आपका काम यहाँ करें? अरे भाई, ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या होता है कि वो यही रहते हैं, तो अनऑथराइज कब्जे शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपके हिंडन और यमुना दो नदियां हैं, दोनों की स्थिति बहुत खराब हो गई। हिंडन तो नाले की तरह होगी। ठीक, अगला ग्रीन का मैंने आपको बताया, ग्रीन के कारण से दिक्कत आ रही है। देखिए, लैंड, वाटर, एयर, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट। आदमी को, सोसाइटी को जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे पानी जो है उसका इतना अधिक है दोहन कि पानी नीचे जा रहा है, लेयर। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज है उसके कारण से बहुत रेगुलेटेड नहीं हो रहा है, तो जो पानी जो है पोल्यूटेड हो रहा है, राइट? तो इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। जब ग्रीन रहता, वाटर सोक करता, पानी का लेवल बढ़ता, तो आगे बढ़ते। लेकिन हम केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के चक्कर में रहते हैं।
तो एक तो मैंने आपको बताया कि बिल्डिंगों के प्रकार होने चाहिए, समाज में जितने तरीके के लोग रह रहे सबके लिए हैं होने चाहिए, उन सबके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों होने चाहिए। सरकार का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाँ, कभी के बराबर है, होना चाहिए। मैं अपना भी बता रहा हूँ, एक होना चाहिए, और दूसरा हवा, पानी और जमीन, इनका प्रोपोर्शनेट जो है हमेशा पॉलिसी लेवल पे ध्यान रखना चाहिए कि दिस मच नो मोर, राइट। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले दिल्ली में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, दिल्ली की कंडीशन देखते हुए पर लॉ दिल्ली से इंडस्ट्रीज बाहर गई, अब वो इंडस्ट्रीज भी नोएडा में आ रही। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा बाय डेफिनेशन दे आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, एक्चुअली तो हमेशा इंडस्ट्रीज यहाँ पर रहेंगी और दिल्ली वाली इंडस्ट्रीज और आएंगी और एक्सपेंशन होगा, और जेवर एयरपोर्ट के कारण से और एक्सपेंशन होगा। तो खैर, अब इन सब कारणों से जब एक्सपेंशन होगा तो आप अगर उसको लिमिट ना करें तो उसकी काउंटर करने के लिए ग्रीन का, वाटर सेव करने का और हर चीज की लिमिट एक रहना चाहिए पॉलिसी लेवल। बिल्कुल, ये मेरा मत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने अपने कार्यकाल में जो लोगों की यहाँ के होम बायर्स हो गए या यहाँ की आरडब्ल्यूएस हो गई या किसान, हाँ, या किसान हो गए, तो उनकी समस्याएं तो आप बहुत करीब से जानते हैं, और यही रीजन है कि कॉर्पोरेशन 17 में भी आप वही सब चीजें आगे सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा और बताएं हमें कि भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, कॉर्पोरेशन 17 के अंदर आप क्या लोगों की समस्याएं ठीक करने का जो है आपने जो बीड़ा उठाया है, देखिए इसमें किस तरह से आगे देख रहे हैं? देखिए, एक लिमिटेड प्रयास है संस्था का, और हमको जो जुरिडिक्शन दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, खुर्जा और सिकंदराबाद, क्योंकि यहाँ के उससे अवेयर है, यहाँ रह चुके हैं, तो बेहतर तरीके से चीजों को, हालांकि और इश्यूज पे भी लिखते पढ़ते हैं जी। अभी मैंने राजस्व पे लिखा है किताब, फिर कोऑपरेटिव पे लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, अभी ट्रांसपोर्ट पे आजकल में जल्दी आएगा फॉर पब्लिक रिएक्शन। एक बार पब्लिक दे देगी उसको कंफर्म, क्योंकि हमारा ये है कि जनता से कम्युनिकेशन फास्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नए नए जो है कंसल्टेंसीज आए, वो लेयर तो हायर एंड पे डेवलप हो गई, लेकिन असली मामला है कि जिस टारगेट ग्रुप को आपको एड्रेस करना, वहां कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा, और उनके इश्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति ना हो जाए कि मीन्स बिकम एन एंड, यस, और लोग कहें कि साहब क्या दर्शन हो गए, इसी में मेरा सौभाग्य हो गया। ये नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ, तो काम की हम चिंता ही नहीं कर रहे हैं, तो महीने 2 महीने बाद साहब के दर्शन हो गए, इसी में हम सौभाग्यशाली हो गए, तो मीन्स इज बिकमिंग एन एंड, दैट्स नॉट इट। आप समझे? तो आपने जो प्रश्न पूछा, क्या पूछा था कि आप इतना करीब से लोग, तो सोसाइटी में हम लोगों ने सोचा है कि व्यूज अपने देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस फार्मर्स का देखिए, फार्मर्स जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरा जिला बन रहा है, भी चीजें अभी सॉल्व नहीं होती, अभी परेशान है। वो जिले का निर्माण ही उन्हीं की जमीन के कारण से हुआ, उसकी जमीन से। यस, मेरा पक्ष है कि जो लॉफुल है, हाँ, वो उनको जल्दी लेना चाहिए। यस, आप उनको एक्स्ट्रा ना दे, एक्स्ट्रा दे तो गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी या द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ में चेंज करके, रूल्स में चेंज करके, नई पॉलिसी लाके करे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उतना तो मिल जाना चाहिए। मुझे अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है, तो आपको लगता है कि चीजें अभी वैसे हैं? 2011 के हाईकोर्ट के ऑर्डर्स वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ओहो, 2011 की ऐसी चीजों को लैंड एक्वायर की जा रही है, वहां गांव है, ग्राम पंचायत और शहर मान के कर दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तो मुझे अफसोस होता है कि फार्मर्स देखिए बहुत ही सरल है, अच्छे दिल के हैं, अंग्रेजी समझ ना पाए, टेक्निकल लीगल लैंग्वेज ना समझ पाए, बाकी नहीं, लेकिन उनको आपका दायित्व बनता, और दायित्व है, ड्यूटी है, उनको समझिए और उनके लिए डिलीवर करिए, ठीक है ना? आप विकास की, ये जो पूरा विकास का है, उसमें जो ट्रेन चलेगी या चल रही है, उसमें जिसकी जमीन है उसको छोड़िए मत, उसको भी ट्रेन में बैठा लीजिए, भले आप उसको पीछे वाले कोच में बैठा लीजिए, ये बैठाइए। यहाँ के लोग हैं, उनकी जमीन चली गई, तो यहाँ के लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट करके जॉब में उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो तो भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें जो है सरकार को, या देखिए ये मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जहां भी डेवलपमेंट हो वहां ऐसे सारे लोग जो कि रिसीविंग एंड वाले हो गए हो, हाँ, नहीं तो एंड अप लाइक अ चौल, ठीक, और जब चौल की तरह आएंगे तो फिर क्राइम और बाकी चीजें बढ़ेंगे, तो उनकी भी हिस्सेदारी प्रोपोर्शनेट रूप में हो, कम हो,
लेकिन अवश्य डिलीवरी हो तो केवल उन सभी दूसरों को नहीं सुना जाए, उनको भी सुन के फास्टर डिलीवरी हो। जो लॉ है रूल है उसके हिसाब से, उसके बियॉन्ड नहीं, लेकिन वो तो हो जाए। अभी भी मैं सुनता हूँ कि कहीं फिर पंचायत हो रही है, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं कि उनको अभी मुआवजा नहीं मिला या उनको कहीं 5% या देखिए, चीजें। जमीन लेने के दो तरीके होते हैं। एक अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, इनकी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ये सीधे नेगोशिएशन करती हैं और जिसकी जमीन एज पर मास्टर प्लान, जोनल प्लान आवश्यकता होती है वो ले सकती है, लेकिन वो एग्रीमेंट बेस्ड है। सामने वाला तैयार है तो आपको देगा, नहीं तैयार है तो नहीं देगा। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट बेस्ड। तो नोएडा में वो कहते हैं कि जितना पॉलिसी एज पर रेट होगा वो तो ठीक है, लेकिन नोएडा में 5%, ग्रेटर नोएडा में 6% और यमुना में 7% उनका एक्स्ट्रा जो है डेवलप लैंड देने का है। दूसरा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में, अब उसको आप देखें तो उसके सेकंड शेड्यूल में पॉइंट 3 देखें, उसमें लिखा है कि यदि अर्बनाइजेशन के लिए लैंड लिया जा रहा है तो 20% डेवलप्ड लैंड देना पड़ेगा। अच्छा, और 20% डेवलप्ड लैंड में जो एक्विजिशन कॉस्ट है उससे उसको काट लीजिए और डेवलपमेंट कॉस्ट काट लीजिए, लेकिन वो ऑफर करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे सब मिक्सअप है, केवल 5-6-7%, तो 5-7% मिलना चाहिए और जो उस तरफ से है उस हिसाब से मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि जो लॉ है उस लॉ के तहत टारगेट ग्रुप को देकर समझा देंगे, साहब ये कानून देश का है, राज्य का है, ये आपको, ये आपका हक है, ये आपको दे दिया गया। अब आप एक्स्ट्रा मान रहे हैं तो वो पॉलिटिकल पॉलिसी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, वो अलग से देखा वो अलग है, लेकिन ये डिलीवरी तो हो जाए। हाईकोर्ट के केसेस इंप्लीमेंटेशन के लिए 15-15 साल से क्यों है? मुझे याद पड़ता है 2020 में ऑनरेबल सीएम की एक मीटिंग कराई थी मार्च में, 10 मार्च में उन्होंने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर किसानों के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए। 2 मिनट से बताया जो इश्यूज के बात तक नहीं है, तो ये इश्यूज तो सॉल्व होने चाहिए। तो हमको लगता है कि डोंट गिव अ स्कोप टू द पीपल कि दे एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट, दैट शुड बी रिड्यूस्ड। ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो सर बड़ी अच्छी बातचीत रही आपसे। अब एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप नोएडा वालों के लिए अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? क्या आपने देखा है कि पुराना नोएडा आपका और आज के नोएडा में आपको लगता है कहीं कुछ और चीजें बेहतर हो सकती हैं? एक नागरिक के तौर पर मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या अपना रोल निभाना चाहिए? धन्यवाद। 3-4 बातें हैं जी। एक तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर एक नया जिला है, इसका अपना एक कलेक्टिव कॉन्शियस है, दरगाह के शब्द में जैसे कलेक्टिव कॉन्शियस वर्ड है, इसकी आत्मा है, इसके अपने इश्यूज जो है आइडेंटिफाई होने चाहिए। और चूंकि समाज के बहुत उच्च वर्ग के सोच वाले लोग यहाँ पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी लोग हैं, चिंतक हैं, सबको मिलके आना चाहिए और कैसे जिला आगे बढ़े इसको देखना चाहिए। नोएडा को प्रोग्रेसिव सिटी के रूप में रखना चाहिए और नोएडा को अलाउ नहीं करना चाहिए कि नोएडा शुड लैप्स और या बॉटम पे जाए। यस, राइट, यस। इसके इंटरेस्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो अर्बन डोनर्स हैं, गांव के किसान हैं, उनकी जो सही समस्या है उसके लिए फैसिलिटेट होना चाहिए कि दैट शुड बी डन फास्टर। और इसमें सबको मिलके प्रयास करना चाहिए कि चाहे अथॉरिटी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे चीजें। दूसरा, नोएडा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक होने चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देयर इज अ नीड फॉर म्युनिसिपल बॉडी। यस। तीसरा, यहाँ की ट्रैफिक और बाकी सारे जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। अब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में देखिए, किसी भी शहर में अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करती है, हर आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो पब्लिक बसेस और पब्लिक सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए, थोड़ा सा काफी अधिक होना चाहिए, जो रिजनेबल रेट पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन, इसकी जो एरिया है ज्योग्राफिकल एरिया और दिल्ली के बराबर है। किसी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मान के चलिए मुश्किल है। मान के चलिए कि सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लेयर्स, सभी के लिए स्टेट क्राफ्ट में मौका होना चाहिए। तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में सभी का होना चाहिए। एक अगला, एजुकेशन यहाँ प्रोफेशनल होना चाहिए। एक चीज कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हर चीज प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपके घर गया, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, आपने ऑफर किया खाना, आपने कहा कि स्टेपल फूड दाल चावल की सब्जी देंगे, मैंने कहा आपने कहा एड ऑन केवल देंगे, अचार चटनी और मिर्च देंगे, मैं कहूँ खाना नहीं खा पाऊंगा,
आप अगर दोनों देंगे, प्रोपोर्शनेट देंगे, हाँ। मिर्च कम रहेगी और बाकी स्टेपल फूड एज इट इज रहेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल खाओ और अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से विचारों में रेशनैलिटी, एम्पिरिकल नॉलेज एंड फेथ, सबका अपना एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और प्रोपोर्शन होना चाहिए। नोएडा के लोगों को समाज के हर सोच में, हर दिशा में ये सोचना चाहिए कि उनकी एक्चुअल एक्टिविटीज, इश्यूज क्या है, उसकी कॉजल एनालिसिस करनी चाहिए। कॉजल एनालिसिस करके उसके बाद आइडेंटिफाई करके उसका हल जल्दी निकालना चाहिए। नोएडा के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखना चाहिए कि इन लोगों का बेसिक इश्यूज कैसे रिजॉल्व किया जाए डेली बेसिस पे। तो मीन शुड नॉट बिकम एन एंड तक जाए, क्योंकि जब आप ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो नोएडा को स्टैग्नेट नहीं होने देना चाहिए, उसको लिंकअप करना चाहिए। बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, उसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अगर चीजें स्मूथली और पीसफुल नहीं होंगी। हाँ। तो इसलिए नोएडा में मैंने देखा, छोटी सी बात है, आजकल देखता हूँ फेसबुक या सोशल मीडिया में, तो सब लोग एक दूसरे को मिलने को ही मान लेते हैं कि साहब से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा और आशीर्वाद प्राप्त किया। अरे भाई, कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आशीर्वाद हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशीर्वाद प्रोपोर्शनेट उसमें देखें तो 2% 5% होना चाहिए पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में। लेकिन यहाँ आशीर्वाद ही एंड हो जाए, पीछे रह गया वो चीज। अब आशीर्वाद अगर प्राप्ति हो गया तो समस्या तो नहीं खत्म हुई। समस्या तो खत्म होगी नहीं। नहीं, समस्या क्यों नहीं खत्म हुई? अगर आशीर्वाद हो ही गया तो समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? तो उसका रीजन ये है कि समस्या तब खत्म होगी जब आप कॉजल एनालिसिस करेंगे और किस चीज को पॉलिसी लेवल पे या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे या रिव्यू लेवल पे देखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दैट इज अ इशू जहां पे नोएडा को और प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। एक चीज आपने बहुत संवेदनशील मुद्दे की तरफ ध्यान खींच लिया है कि आजकल लोग इसलिए कह रहा हूँ, जाते हैं, मिलते हैं, फोटो खींचता है, लेकिन जिस वजह से मिले थे उस पर कुछ नहीं, उसका एक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत दुख की बात है। नहीं तो मैं, आपने पूछा नोएडा के बारे में, तो मैं एज एक्स डीएम और यहाँ का चूंकि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत रखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि होना चाहिए कि मेरा कार्य हो गया, कार्य अच्छी तरीके से हुआ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो वो धन्यवाद देता हूँ एड ऑन होना चाहिए। यस, जैसे आप जाए में वो एड ऑन पर लेयर हो गया। यस, बर्फ पड़ गया मिठाई के ऊपर, यस, लेकिन वो मिठाई का रिप्लेसमेंट नहीं होगा ना बर्फ, ठीक है, कभी नहीं हो। तो मैं आपको बड़े सिंपल टर्म्स में ये कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। यस, और इसमें हर सेक्टर्स के लिए, मैंने अभी आपको कहा रूरल एरिया से लेके और अर्बन डोलर से लेके, अर्बन डोलर में वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए, सबके लिए कुशनिंग के साथ साथ मेन पॉलिसी इश्यूज कैसे रहें, कैसे करें, कैसे ट्रैवल करें, कैसे ऑफिस में जाएं, एक अलग कल्चर बनना चाहिए यहाँ पे। और अगर ये नहीं होगा तो देन दिक्कत आएगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देश में लीडिंग सिटी है। यस, लोग आपको जानते हैं कि आप नोएडा है, नोएडा तो नोएडा को अपनी आत्मा और अपना कर्म दोनों प्रोग्रेसिव करना चाहिए। और एक बात और बताऊं, 3 चीजें होती हैं फिलोसॉफिकली, मैं फिर से कह रहा हूं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिंदगी भर और पूरे समय केवल पास्ट में नहीं जीना चाहिए। यस, लिव इन प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए जो परिवर्तन आवश्यकताएं हैं वो करना चाहिए। इसलिए एक चीज आपके माध्यम से और कहूंगा नोएडा वासियों से कि जो जमीन का पैसा मिले उस जमीन के पैसे को केवल बच्चों की शादी और गाड़ी खरीदने में न लगाएं, बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाने में लगाएं। और एक चीज और, नोएडा में सीनियर सिटीजन्स बिल्कुल किनारे हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ अमल होना चाहिए कि कैसे उनको देखा जाए, समाज में रखा जाए, उनके हेल्थ के इश्यूज, उनके एजुकेशन, बाकी जो है कल्चरल इश्यूज सोसाइटी लेवल पर भी प्रशासन। और एक नोएडा वासियों से और कहेंगे कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग में कोई इंडिविजुअल जा रहा है या कहीं गाड़ी पे कोई इंडिविजुअल जा रहा है तो कृपा करके अपनी गाड़ी रोक दें, वो बेहतर है, उसको जाने दें, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे विमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे बच्चा हो। एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दें अगर कर सकते हो कि जब भी आप सामने अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से भी गया है देख ले तो अपनी गाड़ी पे जरा सा रुक काट दे, उसे जाने दें और फिर जो है आगे चलाएं। ये संस्कृति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं
अपनी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और इसी तरह नागरिकों को, जनता को जो आप रास्ता दिखाते रहें और इसी तरह उनको जो है सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम श्री बीएन सिंह जी को। इसी तरह के और भी इंटरव्यू पॉडकास्ट के लिए देखते रहें जननाद। नमस्कार।